Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है first, Supreme Court limits ED's power to arrest in PMLA accused. So आपने देखा होगा ED, NIA, PMLA, UAPA, उसके ऊपर बहुत बार न्यूज़ है एंड आई एम pretty sure यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा. So हम लोग देखेंगे. सेकेंड क्या है, स्टेट कैन नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी. आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कुछ इंटरप्रिटेशन है रिगार्डिंग आर्टिकल 300A. ठीक है, 300A के ऊपर जो है एक उनका इंटरप्रिटेशन है. व्हाट इज दैट राइट टू प्रॉपर्टी का राइट क्या था, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड क्या है, एडोलसेंट गर्ल्स एट रिस्क आफ्टर रिसीविंग कोवैक्सीन से स्टडी. सो कोविशील्ड कोवैक्सीन के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा जो है रहा है पिछले कई महीनों से. तो इसीलिए हमें जानना होगा क्या है, वायरल वेक्टर वैक्सीन कौन सा वाला है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कौन सा वाला है, वो सब हमें देखना होगा. ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट लिमिट्स ईडीज पावर टू अरेस्ट PMLA एक्यूज. ठीक है, सो PMLA क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, जब आपने कहीं से इलीगल पैसा कमाया हो उसको आप हवाला या फिर किसी भी तरीके से आप उसको ट्रांसफर करके यू आर मेकिंग इट वाइट मनी. ब्लैक मनी से वाइट मनी को करने को ही हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं. अब मनी लॉन्ड्रिंग बहुत तरीके से हो सकती है. इफ़ यू आर ट्रांसफरिंग मनी थ्रू हवाला सिस्टम, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग. अगर आपने किसी NGO को इन्वॉल्व कर दिया, दैट इज ऑल्सो मनी लॉन्ड्रिंग. किसी एजेंसी को आपने इन्वॉल्व कर लिया, दैट इज ऑल्सो मनी लॉन्ड्रिंग. सो मनी लॉन्ड्रिंग के कई तरीके हो सकते हैं. तो यही मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए हमने 2002 में ये PMLA का जो है एक्ट लाया था. ठीक है, PMLA का एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को हमने 2002 में लाया था ताकि हम क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके. और इसके तहत पावर किसको दिया गया, ED को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो है पावर दिया गया. एंड ये पावर्स थोड़े से थोड़े से बिग पावर्स है. ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर आपको बड़े पावर्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक जजमेंट दिया. जजमेंट जो है उसमें ये बोला कि ये जो पावर्स जो है ED के पास बहुत ज़्यादा हो जाता है. उसमें क्या करते हैं कि ये क्या है कि जो भी इंसान है जिसको समन भी किया जाता है ना, तो समन करने के बाद व्हाट ED डज इज कि समन उनको कराती है और उसके बाद ऐसा वो व्हाट दे डू इज कि उनको जो बाद में बेल मिलना उनके लिए जो है थोड़ा सा मुश्किल करा देती है. ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को क्या बोला कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी ऑन होल्डिंग ऑन पर्सन समन्ड बाय डेजिग्नेटेड स्पेशल कोर्ट अंडर PMLA इज प्रिज्यूम नॉट टू बी इन कस्टडी एंड नीड नॉट टू अप्लाई बेल अंडर ड्रैकोनियन कंडीशन पॉइज्ड बाय एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पहले क्या होता था कि अगर आपको किसी ने PMLA के अंतर्गत अगर आपको किसी ने समन भी किया, आपको अभी अरेस्ट नहीं हुआ है, कस्टडी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, अक्यूज्ड है कि नहीं, क्या है वो किसी ने अभी तक पता ही नहीं चला, बस आपको ED ने समन किया है. समन होने के बाद अगर आपको बाहर भी जाना हो तो उसके लिए भी आपको बेल अप्लाई करना होता था. ठीक है, सो ये जो ड्रैकोनियन लॉ का यूज है ये किसके अंदर है, सेक्शन 45 ऑफ PMLA. सेक्शन 45 ऑफ PMLA ये पावर देता है ED को कि अगर वो समन करता है, अगर वो समन हो जाते हैं तो उसके बाद भी उनको बेल देना होगा. ठीक है, सो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द राइट टू पर्सनल लिबर्टीज. तो ये जो है इसको हम लोग नल एंड वॉइड घोषित करेंगे. अगर आपको समन किया गया तो आप उनको छोड़ेंगे, अगर आपको अरेस्ट किया गया तब आप बेल का अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि बेल जब देते हैं ना PMLA में एक बात है कि PMLA के तहत जो है प्रूफ ऑफ बर्डन जो है, जो अक्यूज्ड है, जिसको अरेस्ट किया गया है, दैट पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया उसके ऊपर रहता है प्रूफ ऑफ बर्डन कि आप प्रूफ करिए कि आप इनोसेंट है. वैसे आप नॉर्मल तर केसेस में क्या देखते हैं कि स्टेट को प्रूफ करना होता है कि ये गिल्टी है. नॉर्मल तर केसेस में स्टेट को प्रूफ करना होता है या फिर वो जो इंस्टीट्यूट है, स्टेट मतलब इन दिस केस पुलिस को प्रूफ करना होता है कि भाई ये गिल्टी है. PMLA में उल्टा है, प्रूफ ऑफ बर्डन लाइज ऑन दी अक्यूज्ड, जिसको पकड़ा गया उसको प्रूफ करना करता है कि आई एम इनोसेंट, आई एम नॉट गिल्टी. ये प्रूफ करना ज्यादा मुश्किल है. ये गिल्टी प्रूफ करना इज फिर भी इजी, ये अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करना इज वे टफर. ठीक है, और ये सेक्शन 45 के अंतर्गत ये पावर जो है ED को दिया जाता है. ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा जो है मिसयूज हमें देखने को मिलता है बहुत टाइम, और काफ़ी ज़्यादा जो है ड्रैकोनियन भी ये लॉ है. ठीक है, सो यहाँ पर आप देखिए ED का हम लोग देखते हैं, ED NIA इनको आपको अच्छे से करके जाना है. ठीक है, सो ओरिजिन अगर आप देखेंगे इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में आया था, किसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर. बाद में इसको चेंज करके ये इन्फोर्समेंट यूनिट से इसका नाम चेंज करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया, और ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत जो है ये काम करने लगा. इसके बाद क्या है, उस समय जब उसको 1956 में बनाया था तब उसको फीरा के एक्ट के तहत जो है इसको पावर दिया गया था कि फीरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत जो है इन्फोर्समेंट यूनिट के पास वो पावर था. बाद में क्या हुआ कि 2002 में जब PMLA आया
दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो अब उसके पास पावर्स जो है दैट इज फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट जो आया था 1999 में, जिसने फीरा को रिप्लेस करके फीमा आया था, उसके अंदर पावर्स है। और पीएमएलए एक्ट दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में जो है, इसके तहत भी पावर्स जो है ईडी को दिया जाता है। ठीक है, और एक और एक्ट है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। फ्यूजिटिव कौन है? भगोड़े लाइक विजय माल्या। ठीक है, बाकी बहुत सारे जो है फ्यूजिटिव्स जो है आपको देखने को मिलेंगे, वो सब जो फ्यूजिटिव्स है उनको पकड़ने का काम भी ईडी के पास ही रहता है। ठीक है, तो ये पावर्स जो है, ये सब पावर्स जो है ईडी के पास है। पीएमएलए फ्यूजिटिव्स को पकड़ना हो, या फिर आपका फीमा के तहत अगर कोई मिसक्रिएंट्स है, कुछ अगर गलत काम कर रहे हैं, देन वो भी पावर्स जो है आपको ईडी के पास दिया जाता है। एंड दिस जो है सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट कैन नॉट अक्वायर प्रॉपर्टी विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर। प्रोसीजरल जो है यहाँ पर प्रॉपर प्रोसीजर का फॉलो करने की यहाँ पर बात की गई। प्रोसीजरल जो एक प्रोसेस रहता है, ठीक है, प्रोसेस रहता है कहीं पर भी आपको अगर कोई भी किसी का भी लैंड एक्वायर करना है, सो एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर को आपको मेंटेन करना होता है। लेकिन स्टेट एंड गवर्नमेंट्स, ठीक है, नॉट स्टेट गवर्नमेंट्स बल्कि स्टेट एंड गवर्नमेंट समटाइम्स व्हाट दे डू इज कि वो प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसको वो फॉलो ना करते हुए एक सर्कमवेंशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। दैट इज रॉन्ग। ठीक है, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, सो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि किसी के भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप आर्बिट्रेरीली तो छीन नहीं सकते। ठीक है, आपको एक प्रॉपर नोटिस देना होगा, उनको प्रॉपरली कॉम्पनसेट करना होगा कि अगर आपने उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर आपने हड़पा है, देन आपको उनको प्रॉपरली कॉम्पनसेट करना होगा, उनको प्रॉपर नोटिस देना होगा, प्रॉपरली उनको निकालना होगा और उनको सेटलमेंट जो है, उनका क्लेम जो है उनको सेटल करना होगा। ठीक है, पब्लिक पर्पस के लिए अगर आप किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको क्या करना होगा, कंपलसरी एक्विजिशन का जो है आपको प्रोसीजर फॉलो करना होगा। ग्रांट कॉम्पनसेशन भी आपको देना होगा, मतलब उनको वो जमीन का उनको वो कॉम्पनसेशन भी देना होगा। और यहाँ क्या है कि टू ओनर्स विल नॉट मेक द एक्सेशन कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, अगर आप उनको नहीं देते, मतलब अगर आप उनको प्रॉपर नोटिस नहीं देते, प्रॉपर आप उनको कॉम्पनसेशन नहीं देते और आर्बिट्रेरीली अगर आप उनको छीन लेते हैं, दैट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। That will be unconstitutional under Article 300. ठीक है, तो यहाँ पर जो है right to property is protected as a constitutional right. I think this is the very very important crux of the topic, very likely to be asked in the examination, because right to vote was asked in the examination. Was it a constitutional right? Was it a legal right? क्या है? ठीक है, तो आर्टिकल 300A इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था अंडर आर्टिकल 19F, बट इसको रिमूव कर दिया गया अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड उसको क्या कर दिया गया, अब उसको आर्टिकल 300A में जो है लेकर आ गए हैं। अब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे टुक अ सिग्निफिकेंट स्टेप टू प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी फ्रॉम आर्बिट्रेरी स्टेट टेक ओवर फॉर पब्लिक पर्पज। आप अगर आर्बिट्रेरीली किसी का प्रॉपर्टी को ले रहे हैं फॉर, और क्या बोल रहे हैं कि पब्लिक पर्पस के लिए, और अगर आप उसको कंपलसरी एक्विजिशन नहीं दे रहे, उनको ग्रांट्स नहीं दे रहे, देन दैट विल बी ब्रीच ऑफ आर्टिकल 300A। ठीक है, 300A का जो है ये ब्रीच होगा। ठीक है, यहाँ पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी जो है यहाँ पर दिया था कि प्राइवेट लैंड का एक्विजिशन हुआ था, लेकिन बाद में उसको प्रॉपरली वो नहीं किया गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, द जजमेंट नोटेड दैट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट राइट टू प्रॉपर्टी को ओमिट कर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप लोगों को आना चाहिए। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ओमिट कर दिया किसको, 19F से ओमिट करके उसको फंडामेंटल राइट से निकालकर उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया अंदर आर्टिकल 300A। ठीक है, 300A के तहत। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। किसी का भी आप प्रॉपर्टी को आर्बिट्रेरीली जो है आप छीन नहीं सकते। ठीक है, द फ्रेज अथॉरिटी ऑफ द लॉ in the article should not be understood as merely the power of eminent domain vested by in the state। सिर्फ और सिर्फ आप authority of law का यूज करके आप कुछ भी जो है इस तरीके से मतलब डोमिनेशन जो है आप नहीं कर सकते। The requirement of a law in article 300A does not end with the mere presence of legislation which empowers the state to deprive a person of his property, Justice Narasimha clarified। यहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस ने क्या बोला कि आपने 300A में जो अथॉरिटी ऑफ लॉ को जो लिखा हुआ है उसको आप मिसकंस्ट्रू करके बस ये नहीं समझ सकते कि एक लेजिस्लेशन है जिसमें के तहत स्टेट के पास पावर है कि वो जाकर बस क्योंकि एक लेजिस्लेशन है,
ठीक है। आर्टिकल 300A इज अ लेजिस्लेशन, उसके तहत क्या लिखा है, अथॉरिटी ऑफ लॉ, लेकिन वो अथॉरिटी ऑफ लॉ का कंटेक्स्ट क्या है वो अंडरस्टैंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या अथॉरिटी ऑफ लॉ सिर्फ आपको एम्पावर कर देता है कि आप जाके किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी छीन ले, या फिर ये भी बोलता है कि आपको कॉम्पनसेट भी करना है। आप डायरेक्टली जाके स्टेट के पास ये पावर है कि आप छीन सकते हैं, लेकिन आप स्टेट के पास मतलब ले सकते हैं, लेकिन एक कंपलसरी प्रोसीजर भी तो है ना। बिना प्रोसीजर को फॉलो किए आप जस्ट आर्बिट्रेरीली उनसे छीन नहीं सकते, आप किसी को पर्सन को आप डिप्राइव नहीं कर सकते उनके प्रॉपर्टी से, ठीक है। अगर आपने उनको कॉम्पनसेट नहीं किया, आपने उनको आपने उनको ग्रांट्स नहीं प्रोवाइड किए, दैट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आपके पास लेजिस्लेशन है, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको मिसकॉन्स्टिट्यूट करें, मिसयूज करें। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड मेंस में इसका आने का चांसेस वेरी 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 हाई। आर्टिकल 300A अच्छे से करेंगे, आर्टिकल 19 कल भी हमने आर्टिकल 19 किया था, आर्टिकल 300A अच्छे से करेंगे, फंडामेंटल राइट्स अच्छे से करके जाएंगे, आर्टिकल 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, सब कुछ को आपको अच्छे से करते हुए यहाँ पर जाना है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज। द लास्ट न्यूज इज अडोलसेंट गर्ल्स एट रिस्क आफ्टर रिसीविंग कोवैक्सीन सेफ स्टडी। सो कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर न्यूज़ में था लास्ट ईयर, इसी साल बोला गया कि कुछ रेयर डिजीजेस हो सकती है अगर हमने कोविशील्ड जो है वो लगाया था। यहाँ पर क्या आया है, एडोलसेंट मतलब ये क्या है कि एडोलसेंट गर्ल जिनके पास कुछ बीमारियाँ होती है जो उनके साथ मतलब पहले से ही होता है उनके बॉडीज़ में, उनका हायर रिस्क का चांसेस है कि वो क्या है, जो उन्होंने भारत बायोटेक से जो कोवैक्सीन जो लगवाया था ना, कोवैक्सीन जिन्होंने भी कोवैक्सीन लगाया हो, और एडोलसेंट गर्ल्स, ठीक है, जिनको कुछ बीमारियाँ है, कुछ मॉर्बिडिटीज़ है, उनको क्या लिखा है कि उनके साथ जो है उनका जो है रिस्क ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, एडवर्स कुछ उनके साथ कुछ खराब होने का रिस्क रहता है अगर वो एडोलसेंट गर्ल्स थी और उन्होंने कोवैक्सीन जो है वो लगवाया होगा, ठीक है। तो भारत बायोटेक ने जो है ये बनाया है, एक रिपोर्ट निकला है, रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला गया है, एडवर्स इवेंट्स ऑन मतलब ये क्या है, द रिपोर्ट सेड दैट नियरली अ थर्ड ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ एन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज ऑन द वैक्सीन रिपोर्टेड एडवर्स इवेंट्स ऑन ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि टेस्ट किया गया एडोलसेंट गर्ल्स बॉयज, तो इसमें क्या लिखा कि एडोलसेंट गर्ल्स में से 1/3 गर्ल्स जो है ना उनके ऊपर जो है कुछ एडवर्स इम्पैक्ट्स जो है हमें देखने को मिला। किसका इम्पैक्ट ऑफ कोवैक्सीन, जो कोवैक्सीन जो वैक्सीनेशन जो दिया गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, सो उसका जो है एक एडवर्स इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिला। स्टडी क्या था, स्टडी टाइटल्ड लॉन्ग टर्म सेफ्टी एनालिसिस ऑफ द BBV152, ठीक है, ये याद रखिएगा, BBV152, BBV152 इज द नेम फॉर कोवैक्सीन, कोवैक्सीन का ये नाम है, ठीक है। सो कोवैक्सीन जो है कोरोना वायरस के लिए जो लगाया गया था, तो एडोलसेंट बच्चे, जो टीनेजर्स बच्चे और एडल्ट्स के ऊपर लगाया गया था। सो उसमें क्या फाइंडिंग्स देखा कि 1 साल का उनके ऊपर स्टडी किया गया, जो भी नॉर्थ इंडिया में रहते थे वहाँ पर क्या देखने को मिला कि कोवैक्सीन जो है जिन्होंने भी लड़कियों ने, जो भी एडोलसेंट लड़कियों ने लगाया, उसमें से 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन को क्या है, जब उन्होंने देखा कि उनको कोवैक्सीन लगाया गया तो उनके ऊपर कुछ एडवर्स इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिलेगा। इन केस, कौन सा केस में, कि अगर उनको कोई और दूसरी भी बीमारी हो, कोमॉर्बिडिटीज भी हो अगर कोई, ठीक है। सो यहाँ क्या है कि हमें जानना है कि यहाँ पर हमें जानना है कि कोवैक्सीन जो है ये क्या है, कोविशील्ड किसने बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोवैक्सीन क्या है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, आपने क्या कर दिया, किल्ड वैक्सीन, ठीक है, आपने जो क्या किया, किल कर दिया किसको, जो वायरस है, ठीक है, कोविड का जो वायरस है आपने उसको किल कर दिया, आपने उसको हमारे बॉडी में डाला। नाउ इफ द वायरस इज किल्ड, बॉडी के अंदर वो जाएगा वो वायरस, सो उसके बाद क्या होगा, हमारा बॉडीज बिकॉज दे प्रोड्यूस मतलब वो क्या करते हैं कि इम्यूनिटी जनरेट करते, राइट। सो अगर वो देखेंगे कोई पार्टिकल आया है बाहर से और वो क्या है, हमारा एक एनिमी पार्टिकल है, एलियन पार्टिकल है, तो बॉडी क्या करता है, बहुत सारे सेल्स, T सेल्स, B सेल्स को जनरेट करता है, फाइट करता है, वाइट ब्लड सेल्स जो है वो फाइट करता है और वो जो है उसको मार देता है। अब हमारी बॉडी का एक खासियत क्या है कि वो जो है, अब क्योंकि उसने पहली बार डिटेक्ट कर लिया है कि ऐसा कुछ एक वायरस जो है उसका ये प्रोटीन्स हो सकते हैं, सो जब उसने एक बार डिटेक्ट कर लिया तो नेक्स्ट टाइम अगर वो आएगा तो पहले से ही स्पाइक प्रोटीन जो है वो बना देता है, उस टाइप का जो सिमिलर एक प्रोटीन जो है बना देता है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोविड का वायरस आए, वो स्ट्रेन आए, तो हम इसको ईजिली किल कर पाए, ठीक है। सो ये जो है ये हमारा बॉडी का मैकेनिज्म रहता है इम्यूनिटी जनरेशन का, इम्यूनोजेनेसिस का, ये हमारा एक मेथड रहता है, ठीक है। सो ये जो है कोवैक्सीन किसके द्वारा बनाया गया है, भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया था, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, और यहाँ क्या है, SARS-CoV-2 वायरस, ठीक है, SARS-CoV-2 का जो वायरस है उसके लिए यहाँ पर
मतलब जो है स्टडी किया और उन्होंने ये कोविड का जो ये स्ट्रेन है SARS-CoV-2 वायरस है, इसको किल करने के लिए हमने कोवैक्सीन जो है उसको बनाया। ठीक है, किसके द्वारा डेवलप किया गया? भारत बायोटेक किसके कोलैबोरेशन में? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके बनाया। ठीक है, उसके बाद क्या है बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इज नोइंग अबाउट कोविशील्ड। कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। क्या प्लेटफॉर्म यूज किया? mRNA वायरस। ठीक है, mRNA का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर RNA। तो वी नो देर आर टू स्ट्रेन्स, राइट? DNA होता है और उसके बाद जब हम उसको ट्रांसक्रिप्शन करते हैं उसके बाद क्या होता है? RNA बनता है, राइट? सो RNA सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, ठीक है, ऐसे सिंगल स्ट्रैंड में होता है। सो ये क्या है? हमने mRNA वैक्सीन बनाया, मैसेंजर RNA, ठीक है, मैसेंजर RNA वैक्सीन जो है हम लोगों ने बनाया और उसके बाद क्या किया कि वो RNA को हमने अपनी बॉडी में डाला। सो अगेन वो इम्यूनोजेनेसिस जो है हमें पता चल जाता है हमारी बॉडीज को कि ऐसा कुछ बाहर से आया है, तो हमने क्या किया उसको किल करने के लिए हमने क्या किया, हमने बॉडी ने बहुत सारे प्रोटीन्स बनाए जिसने इस RNA को किल किया। तो नेक्स्ट टाइम अगर इस टाइप का कोई स्ट्रेन आएगा बॉडी में तो हमारे बॉडी को पता चल जाएगा। ठीक है, सो वो क्या है? mRNA प्लेटफॉर्म का यूज किया। इट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म। ठीक है, वायरल वेक्टर का प्लेटफॉर्म यूज किया है इन द वैक्सीनेशन। चिंपैंजी एडिनोवायरस इसको हैज बीन मॉडिफाइड टू इनेबल कैरी कोविड-19 का स्पाइक प्रोटीन को, ताकि वो ह्यूमन के सेल्स के अंदर चले जाए। ठीक है, सो एक वायरल का यूज किया, वेक्टर का यूज किया। वेक्टर जो है एक एडिनो वायरस है, अडीनो एक वायरस है। ठीक है, अडीनो वायरस है, उसका हमने एज अ वेक्टर यूज किया। उसके अंदर हमने ये mRNA का प्रोटीन डाला। पहले हमने ये वेक्टर को यूज किया। वेक्टर कैन बी एनीथिंग, वेक्टर मच्छर भी हो सकता है, वेक्टर एक वायरस भी हो सकता है, वेक्टर एक बैक्टीरिया भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया? वेक्टर मतलब होता है कैरियर। सो हमने उस कैरियर का यूज किया, हमने उसके अंदर ये mRNA को डाला। ठीक है, mRNA उसका प्रोटीन डाला, उस वायरस को हमने अपने बॉडी में डाला। उसकी वजह से बॉडी को हमें पता चला कि अच्छा ये एलियन है, इसको हम किल कर देते हैं। तो ये सिमिलरली यहाँ पर क्या किया हमने, ये एडिनो वायरस में mRNA का स्ट्रेन डाला, इस एडिनो वायरस को हमने अपने शरीर में डाला, फिर अगेंस्ट हमने क्या किया कि वो वायरसेस ने अपने अगेंस्ट जो है फाइट किया और हमारी बॉडी को सर्वाइव करने का वो जो है पावर दिया। ठीक है, सेम टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड टू प्रिपेयर वैक्सीन्स फॉर इबोला के लिए भी सिमिलर जो है पैटर्न का वैक्सीन जो है ये बनाया गया। ठीक है, सो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है आपका कोवैक्सीन और ये क्या है? mRNA का प्लेटफॉर्म यूज किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरल वेक्टर वैक्सीन भी हम इसको बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। All right, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.